ओके। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करता हूं। और हमने जो लास्ट सेशन में देखा था उसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें यह समझने की कोशिश की कि हमारा जो रियल नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, दुनिया में कैसे फैला हुआ है। उसमें कम से कम आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि वायरलेस केवल आप अपने मोबाइल से नियर बाई टावर तक ही हैं। और ज़्यादातर आपको 99% जो केस मिलेंगे वो सारा का सारा केस वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि वायर लाइन पे ही हम लोग फुल टाइम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और वायरलेस में बहुत सारी इश्यूज होते हैं। जियोग्राफिकल इशू भी हो जाती है, इन्वायरमेंटल का भी इशू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आसान नहीं होता। लेकिन समय बदला और कम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं में परिवर्तन आए। पहले केवल लोग बात करते थे, लेकिन उसके बाद समय आया केवल बात करने के अलावा अला कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजा जा सके तो एसएमएस की व्यवस्था की गई। फिर बीच में एक दौर चला, पेजर सेवा। आपको याद होगा एक मूवी, इस पे पूरी मूवी बनी थी एक पेजर सेवा पे। उसमें हम लोग केवल जो आज चैटिंग करते हैं ना, और हम लोग जो चैट करते हैं व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या वो मैसेंजर पे कर रहे हैं या और भी चैटिंग के जो भी ऑप्शंस हैं उस पे करते हैं, तो उसके पहले एक दौर आया था बीच में जिसे हम लोग बोलते पेजर सर्विसेज। तो उस समय एक पेजर अलग से डिवाइस होता था, लोग खरीदते थे और उसमें केवल मैसेज के द्वारा एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते थे। ठीक है, वो दौर भी आया। फिर 3G जब आया तो 3G ने पूरे मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन को कन्वर्ट कर दिया एक नई व्यवस्था पे। और एक जो नई व्यवस्था आई उसमें हम लोग एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि आज मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे वीडियो भी देख पाएंगे, मेरा साउंड भी सुन पाएंगे, पिक्चर भी देख पाएंगे। ये कब संभव हो पाया? जब हमारे लाइन पर उसी लाइन लाइन वही थी और उसी लाइन पे हम एक नया अरेंजमेंट करना शुरू किया, हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट सेवा बोल सकते हो, तो शुरू की गई। ठीक है, अब मोबाइल, मेरा जो मोबाइल फोन था वो स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें एक समस्या एक आई थी। उसके पहले एक चीज देखते हैं, पीपीटी की मदद ले रहा हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी आपको समझने में। तो हमारे पास में इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का मतलब है कि केवल हम बात के अलावा और भी सारी चीजें कर पाएं, एक दूसरे को फोटो भेज पाएं, पिक्चर भेज पाएं। और जो आज हम लोग कर रहे हैं, इंटरनेट आज क्या है, बताने की जरूरत नहीं, आज के डेट में इंटरनेट बहुत ही आसान है। तो उस समय मुझे काम दिया गया था सबसे पहले बड़ौद जिले में, बड़ौद बागपत जिले के अंदर एक बड़ौद लोकेशन है जहाँ पे मुझे पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम, ऑनलाइन। उन्होंने कहा कि देश में सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने पहली बार ऑनलाइन शब्द यूज किया था। हमारे लिए उस समय बहुत ही नया वर्ड था। आज तो ऑनलाइन एवरीबॉडी वेरी वेल नोन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन। ठीक है ना? लेकिन जब उन्होंने पहली बार बोला कि हम सभी सेवाओं को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, जैसे बैंक की सेवाएं हैं, लोगों के सैलरी जो है अकाउंट में आ जाए और लोग पैसा कहीं भी जमा करें और कहीं भी जमा हो जाए, एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जाए, ये उनके दिमाग में उपज थी। तो जब हमारे पास में प्रोजेक्ट आया तो हमें भी बड़े हैरानी हुई कि ऑनलाइन होता क्या है, इसमें कैसे संभव होगा। नहीं तो मैंने अपनी नौकरी तब शुरू की है जब हम लोग महीना खत्म होता था तो हम लोग, आज पहली तारीख है, आज तनख्वाह मिलेगी, और हम लोग मैनुअली पैसा लेते थे। फिर बैंकों में आना शुरू हुआ। उसके बाद आज आपको मालूम है कि सैलरी कब आती है अकाउंट में, कब खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो वो दौर से मैंने गुजरा है और देखा है। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि जब ऑनलाइन दिया गया तो मैं बागपत के बड़ौद जिले में पोस्टिंग था। तो वाजपेयी साहब ने ये कहा कि हम पहली बार जितने भी LIC ऑफिस है, पहले की LIC होती थी, जो मेन जो LIC होती थी गवर्नमेंट की, उनके सभी पेमेंट व्यवस्थाएं, उसके जो पैसा जमा किया जाता वो ऑनलाइन किया जाए। तो मेरठ जिले में, मेरठ जिले के अंदर पड़ता था, बागपत जिला अलग है लेकिन मेरठ जिले के अंदर ही आता था उस टाइम पे भी। तो मेरठ जिले के अंदर जितने भी LIC के ऑफिस में लोग पैसा जमा करेंगे, उनका पैसा का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वो मेरठ के अकाउंट में शो होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पैसा जमा होता था, फिर मेरठ जाते थे, फिर हमको क्लैरिफिकेशन कराते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पैसा आप यहाँ जमा करेंगे डायरेक्टली मेरठ के अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये इस तरह की ऑनलाइन सेवा हम शुरू करने जा रहे हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में अनाउंसमेंट कर दिया। और इस काम के लिए BSNL को सेवा दी जा रही है, वो लोग इस चीज को करेंगे। तो हम लोग, ये तो नौकरी नहीं थी, ये बात 2003 की बात है।
हम लोगों की नौकरी नहीं थी। तो हम लोगों के लिए सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि ऑनलाइन जो है ये क्या होता क्या है। तो उस समय बहुत पावरफुल था बीएसएनएल, वेरी पावरफुल कंपनी कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन करिए, बहुत ही पावरफुल था। उन्होंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया मेरठ में इस काम को सफल बनाने के लिए। एक आईएएस था, एक आईटीएस था, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज। आईएएस होता है वो तो आप जानते ही हैं। आईटीएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। 2 इंजीनियर थे और 2 नए इंजीनियर जुड़े गए, तो हम लोग इंजीनियर कर गए, एक असिस्टेंट था। कुल 5 लोग थे। 2 इंजीनियर, एक मैं था इंजीनियर में, और मेरे ऊपर एक आईटीएस थे और एक आईएएस थे, और साथ में एक मेरा असिस्टेंट था। लेकिन हैरानी की बात थी, जो आईएएस वाला बंदा था वो टेक्निकल नहीं था, क्योंकि आईएएस तो कोई बन जाता है। जो आईटीएस था वो टेक्निकल था, बट ही इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस से उसका कोई रिलेशन नहीं था। हम सभी लोग जितने भी थे सब लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के थे। बीएसएनएल में बेसिकली उस टाइम पे भर्ती भी नहीं होती थी कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि कंप्यूटर का उतना इम्पोर्टेंट हम लोग समझते नहीं थे उस टाइम पे। तो हम लोगों को बुला के कहा गया कि आप लोग, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा विजन है, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था करी जानी है। आप लोग बागपत जिले में इसकी व्यवस्था करेंगे और आपके पास 15 दिन का समय है, इस काम को पूरा करेंगे। इसके लिए, इसके पहले हम आपको 5 दिन का ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद आप इसको काम को 10 दिन के अंदर पूरा करेंगे, ठीक है, और फिर उद्घाटन होगा इसका। तो हमने कहा ठीक है। हम लोग बड़े लकी महसूस कर रहे थे कि हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसे ये कहा गया कि वो हमारे आने वाले समय में देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी जाएंगी। बड़ा अच्छा लगा सुन के। और हम लोग आ भी गए। अभी पहला दिन था ट्रेनिंग का, तो हमारे पास में इंजीनियर आए। उन्होंने पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लॉजिक सी बात है, हम में से कोई कंप्यूटर साइंस को बहुत अच्छे से नहीं जानता था। हमने सबने एक शब्द में बोल दिया, हमें जी ना आता जी, हमें कुछ कंप्यूटर नहीं आता। मैंने कंप्यूटर ऑन करना जानते हैं, कहते ना जो भी हम नहीं करते, इंजीनियरिंग में जरूर था लेकिन हम लोगों ने कभी सीरियस नहीं लिया। तो आपको हैरानी होगी कि पहले दिन उन लोगों ने मुझे सिखाया हम लोगों को हाउ टू कंप्यूटर ऑन ऑफ, हाउ कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाए, शट डाउन कैसे किया जाए, मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। और पहला दिन था तो मीडिया भी आ गया था कि भाई ये देश के बड़े 5 लोग हैं, ऑनलाइन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब सोचा। तो पहले दिन तो बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन आ गए तो कैलेंडर कैसा देखा जाए, ये कैसा देखा जाए, तो हमें टेंशन होने लगी। हम सब शाम को बैठे हुए थे, दूसरे दिन का शाम था, तभी बैठे कि भाई ये बात समझ में नहीं आई कि कंप्यूटर ऑन ऑफ करने से, मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी करने से ये पैसे का ट्रांसफर कैसे होगा। कैसे पता चलेगा कि हम बड़ौत में कोई पैसा जमा कर रहा है, मेरठ में उसका रिकॉर्ड होगा। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, टेंशन होना ही था। और हम अपने उसमें एडवाइजर, बहुत बड़ी पोस्ट होती थी एक, वही हमें सत्यपाल जी थे, वो भी एक आईटीएस थे। तो वो डेली रिपोर्ट लेते थे, कहते थे कि भाई बताओ आप लोगों को कितना सीखा, आप लोगों ने क्या और मदद चाहिए। हमने कहा सर हम सीख तो रहे हैं, लेकिन इससे लग नहीं रहा कि हम लोग 5 दिनों के अंदर पैसे का ट्रांजैक्शन जैसी कोई व्यवस्था हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि हमें ही नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरनेट क्या है, ऑनलाइन क्या, ही नहीं समझ में आ रही है। कहा घबराइए मत, हमने आपको एक इंजीनियर बुलाया, यूएस से बुलाया रखा है। उनका नाम स्टीफन ब्राउन है, आज भी जिंदा है। उनकी एक हैंड किताबें चलती हैं, बीएसडीएल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हैं तो उनकी एक हैंड आउट है, डिजिटल लॉजिक, स्टीफन ब्राउन करके उनके राइटर हैं। उनको बुलाया गया था हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के पास आए और बहुत, उन्होंने जो अच्छे से समझा वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, और आपको भी उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 5 कंप्यूटर मंगाए। तो उसमें कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, वाइट कलर के होते थे, केबल्स मंगाए। और उन्होंने हम लोगों को समझाना शुरू किया। सबसे पहले सवाल पूछा, आपको इंटरनेट आता है? हम लोग का जवाब वही था, इंटरनेट ने में नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप समझिए। उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर हमारे आमने सामने रखे, और आज की तरह नहीं, आज तो बहुत ही आसान है कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, उसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल था। उन्होंने केबल लिया और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कैसे किया, उस समय एक नया, पहली बार 2 कंप्यूटर को हम लोग आपस में जोड़ रहे थे। और जो कंप्यूटर आपस में जोड़ने की व्यवस्था की गई, और यहाँ पे एक पोर्ट लगाया गया जिसे हम बोलते थे कम्युनिकेशन पोर्ट, काम पोर्ट, काम पोर्ट बोलते थे, ठीक है।
और जो ये केबल लगाया गया, इस केबल का नाम रखा गया था RS-232, जो पोर्ट टेक्निकल नाम था, 2-3 पोर्ट। ठीक है, उन्होंने इसमें जोड़ा। आज तो बड़ा आसान है, USB पोर्ट की तरह आ गया, फटाफट लगा और कनेक्ट हो जाता, लेकिन उसमें इतना आसान नहीं था। जब कंप्यूटर जुड़ गया तब उन्होंने कहा देखो भाई, दोनों कंप्यूटर जुड़ गया, अब हम इस कंप्यूटर से, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के बीच में हम 3 काम कर पाएंगे। पहला काम, हम अपने इस कंप्यूटर के अंदर जाकर 2C हम देख पाएंगे कि उस कंप्यूटर में क्या है, और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में देख पाएंगे। दूसरा काम, आपको कोई चीज इसमें पसंद आई तो आप उसको अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं, टू टेक। ठीक है ना। और तीसरा काम आप कर सकते हैं, आपके पास में कोई कंप्यूटर की कॉपी यहाँ पे आप भेज सकते हैं, टू गिव। उन्होंने पहली बार बोला कि अगर ये तभी संभव है जब दो कंप्यूटर आपस में जोड़ दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बोला कि दो कंप्यूटर अगर आपस में जुड़े हों तो 2C देख सकते हैं, टू टेक एंड टू गिव। इसी को उन्होंने कहा इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इज नथिंग, इंटरनेट में ही 3 काम किया जाना है, देखना, लेना और देना। टेक्निकली नाम बोला उन्होंने कि 2C मतलब आप समझ सकते हो, इसको बोलते हैं नेट सर्फिंग कह सकते हो। टू गिव का मतलब है अपलोड कर सकते हो, और टू टेक का मतलब है डाउनलोड कर सकते हो। एक झटके में हमें समझ में आ गया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने करके दिखाया, बाद में इसकी स्पीकर भी लगाए, कैमरे भी लगाए, वो सब पॉसिबल हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा ये है। अब ये बात तो समझ में आ गई है, तीसरे दिन में ही उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया, एक दिन के अंदर इस चीज को समझा दिया और करके दिखा भी दिया। हम लोग रात को सोए थे, अगले दिन चौथा दिन आ गया। अब जैसे मैं भी आपसे पूछता हूँ कि कल हमने आपसे पढ़ाया, तो कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। उन्होंने भी मॉर्निंग में पूछा, लेकिन हम लोग रात में टेंशन में थे कि भाई ये तो सही है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ देंगे तो कम्युनिकेशन होगा। अब मुझे जो काम दिया गया है कि बड़ौत में कुल आपके 12 अलग अलग LIC ऑफिस बने हुए हैं, उनके कंप्यूटर तो यहाँ हैं, और सारा जो मेन कंप्यूटर है मेरठ में है। अब यहाँ से मेरठ तक की जो दूरी है, नॉर्मली सबकी दूरी 40, 50, 60 किलोमीटर है। तो इतना लंबा केबल जमीन में तो नहीं डाल सकते, तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे समझ में नहीं आया, इतना केबल डालने में तो बहुत चलेगा, उद्घाटन कैसे होगा। तो अगले दिन सुबह हम लोगों ने इसी सवाल को पूछने के लिए तैयार कर लिया था। अगले दिन का मॉर्निंग हुआ, और ब्राउन साहब ने पूछा कि आप लोगों को क्या पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, जो भी डाउट है पूछिए। हमने कहा सर आपने कल जो बताया बहुत अच्छा बताया, कि हमें समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनेट। और इंटरनेट तभी संभव है जब दोनों कंप्यूटरों को जोड़ा जाएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक कंप्यूटर बड़ौत में है, एक कंप्यूटर मेरठ में है, दोनों की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर केबल डालने में तो बहुत समय लग जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो वो हंसने लगे, कह रहे भाई केबल कोई नहीं डालना है, ऑलरेडी केबल पड़ी हुई है। अब हमने कौन सा कहा, ये टेलीफोन लाइन, टेलीफोन की जो लाइनें हैं इसको सिर्फ रिप्लेस कर, लाइनों हो ही रहेगी, सिर्फ हैंडसेट को हमें कंप्यूटर से जोड़ना है। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे हमारे लैंडलाइन है, लैंडलाइन से पूरा जोड़ सकते हैं। उस समय हमारे पास मोबाइल व्यवस्था थी, मोबाइल भी जुड़े हुए, आगे की व्यवस्था हमने आप लोगों को बता चुका, वो भी सेम चीज है, वो भी जुड़ा हुआ है। WL सेवा भी थे, GSM टेक्नोलॉजी है, वो भी जुड़ा हुआ है। तो हमें समझ में आ गया कि हमें लाइन नहीं बिछाना है, लाइन तो हमारी वही है जो टेलीफोन वाली लाइन है, उस पर ही हम केवल डिवाइस बदलेंगे। दिस इज द इंटरनेट। और यही उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी से इसको समझ में गए, और LIC का उद्घाटन भी कराया, और हम लोग को अप्रिशिएट किया गया। एक वो दौड़ है, एक आज का दौड़ है, जहां आज मैं बैठकर आप लोगों को क्लास दे पाता हूँ। मैं ही सोचता हूँ कि जब हम इस काम में, मेरा ही एक बड़ा अच्छा सा रोल था, किस्मत वाला मैं था कि हमने इस काम को इम्प्लीमेंट किया। और आज मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि देखो इस काम को मैंने किया था। प्रैक्टिकल थ्योरी बनी होगी, थ्योरिटिकल लाया होगा, डेवलपमेंट किसी ने किया होगा, लेकिन पहली बार हमने एक काम किया। और उसके बाद जब एक काम हो गया तो उसके बाद प्रधानमंत्री भी बदल गए, और नए प्रधानमंत्री आए, जिनका वो था, क्या बोलते हैं, अ, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक नई व्यवस्था की भाई चलो, ये तो पैसे जमा करने की बात हो गई, ये सब चीजें तो समझ में आ गई। नया नया नेट बैंकिंग भी शुरू कर लिया था। लेकिन समस्या ये थी कि वीडियो भी साथ में जाए, पिक्चर भी साथ में जाए, ये कैसे संभव होगा। और उस समय हमारे देश के टेक्निकल एडवाइजर थे सैम पेट्रोडा। मैं पहले जानना पाऊंगा कि आप लोगों ने सैम पेट्रोडा जी का नाम सुना, यस या नो, पहले फर्स्ट टेल मी
चैट में लिखिए कि सैम पेट्रोडा जी का नाम आप लोग सुना है, यस या नो। आपने नहीं सुना है, और मैसेज कर दिया और किन लोगों ने नहीं सुना है। देखिए वही है ना, कहावत है, बाकी कितनी बड़ी बात है, सैम पेट्रोडा का नाम नहीं जानते। जब आदमी जिंदा होता है ना, तो कोई इसकी अहमियत को नहीं समझता है। क्यों? सैम पेट्रोडा एक ऐसे आदमी थे, ये उड़ीसा में पैदा हुए थे और आज भी हैं, फिर आज भी जिंदा हैं। और 1984 में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, अपने अमेरिका विजिट के दौरान, ये हैं सैम पेट्रोडा में, ये उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये अमेरिका में। और जब 1984 में, जब मार्च के महीने में इंदिरा गांधी जी वहाँ पे विजिट किया यूएस के अंदर, तो उन्होंने इनका नाम सुना था, और कि भाई ये बड़े ऐसे शख्स हैं जो पूरे अमेरिका का टेली कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट चेंज किया हुआ है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपने बहुत ज़्यादा अमेरिका में नाम कमा लिया, डेवलप कर लिया, हम आप रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने देश के अंदर भी लोगों को टेलीफोन व्यवस्था दिया जाए, लोगों को अरेंजमेंट किया जाए। तो उनके कहने पे ये दिसंबर में आए, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि 1984 में ही इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था। उसके बाद जो हमारे गुजारी लाल नंदा, फिर इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब थे। तीन कोरोना काल से पहले तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुए, कितने प्रधानमंत्री आए और गए, आप खुद आइडिया लगे। कोई भी पार्टी की हो सकते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, कई अलग अलग पार्टियां बनी थी, सबके भी प्रधानमंत्री बने और गए। लेकिन इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर जो रहे वो सैम पेट्रोडा रहे। आज हमारे देश के पीछे, आज भी जो भी आप देख रहे हैं ना सारे टेलीकॉम की व्यवस्था, उसके पीछे पीछे इन्हीं का हाथ है। और इनको दो शब्दों से निवाजित किया गया, फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया। अगेन आई रिपीट, आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, मिस्टर सैम पेट्रोडा। हु इज द नेट फादर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ इंडिया, मिस्टर सैम पेट्रोडा। ये बहुत बड़े रहे और आज भी रहे। इनके सभी सब मिलेंगे, सारा मतलब, अब हो सकता है आप रिटायरमेंट के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करें तो अलग मैटर है, लेकिन सच्चाई ये था कि पर्दे के पीछे बैठकर इन्होंने इंडियन टेलीकॉम व्यवस्था पूरी तरह से चेंज किया हुआ। आप इनका बायोडाटा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मिलेगा, राजीव गांधी से लेके आज तक सारे पीछे। अभी आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी के जो पीछे जो कहानियां, उस सब के पीछे इन्हीं का रोल है। ठीक है। तो इन्होंने भी ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप अगर टेलीफोन व्यवस्था या सभी को घर में हाथ में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हो, तो ये जो पुरानी जो लाइन है ना, इससे काम नहीं चलिए, पुरानी लाइनें थी। उन्होंने एक नई लाइन की व्यवस्था कराई जिसको बोला गया डीएसएल सेवा। पहली बार बीएसएनएल ने एक सेवा दी जिसका नाम था डीएसएल, और इसको लोग कहते हैं ब्रॉडबैंड। एक आम आदमी क्या बोलता है? ब्रॉडबैंड की बोलता है। तो बीएसएनएल ने पहली बार ब्रॉडबैंड सेवा दिया, और इसमें इंटरनेट की पहली बार इंटरनेट की स्पीड होती 256 kbps। और कब? सन 2005 में, 2005 में पहली बार संभव हुआ कि हम अपने फोटो, वीडियो, ऑडियो को एक साथ भेज सकते थे और देख सकते थे। उसके पहले नहीं संभव था। उसके पहले फोटो भेज लो, वीडियो तो जाता ही नहीं था, ठीक है ना, टेक्स्ट भेज दो, वो बड़े मुश्किल, देखो एक चीज जाता था, एक सब सारी चीजें नहीं हो सकती। लेकिन पहली बार संभव हुआ जब बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लॉन्च हुआ, तो तब सैम पेट्रोडा जी ने कहा कि सर आप ये जो चाह रहे हैं ना, एक एक घर में इंटरनेट आए, तो ये काम नहीं चलेगा। आपको नई, सन 2005 में उन्होंने नई व्यवस्था लाने के लिए बोली। तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। डीएसएल के बाद हमारी नई टेक्नोलॉजी आई, इसके बाद आगे आपका केबल सेवा आई, फाइबर आज के घरों में पहुंचाया जा रहा है। और एक सेवा थी पीएलसी, पावर लाइन कम्युनिकेशन। बिजली के लाइन पे, घर में सभी घरों में बिजली पहुंचा हुआ है, प्लग लगाओ इंटरनेट सेवा लो। लेकिन इंडिया के अंदर इस संभव नहीं हो पाया, ये भी इसको बोलते हैं बीपीएल। ये जो सेवा है, इसको बीपीएल ऑलरेडी रिलायंस मुंबई में दे रहा है ये, ठीक है, लेकिन इंडिया में संभव नहीं हो पाया। बिजली का लाइन तो हर घर में है, लेकिन संभव क्यों नहीं है यार? इंडिया में बिजली कहाँ पूरी रहती, बिजली चली गई, ये इंटरनेट फेल हो जाएगा। तो इसलिए ये सेवा सफल नहीं हो पाई। लेकिन बहुत आसान था इस सेवा को देना, इंटरनेट की सबसे अच्छी व्यवस्था ही होती, क्योंकि बिल, खैर कोई बात नहीं, समय के साथ ये भी आएगा। फिलहाल अभी हम लोग एफटीटीएच पर फोकस कर रहे हैं। सेम हमारे मोबाइल भी उस समय आ गया था, सबसे इंटरनेट, और फिर एक हमने ईवीडीओ कार्ड लगाओ और डाटा कार्ड बोलते शुरू कर दो। फिर उसी पे हम लोगों ने ईवीडीवी शुरू किया, कार्ड ही था। और बीएसएनएल ने ईवीडीवी कार्ड शुरू किया, उस पर भी इंटरनेट के साथ टेलीफोन भी कर सकते थे। फिर एक वाई मैक्स, बीएसएनएल ने 4G सेवा सन 2011 में ही दे दिया था, 4G सेवा। लेकिन वही थी, सरकारी सेवा कंपनी होने की वजह से इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं हुआ, ये डंप हो गया। अभी दोबारा से ये 4G सेवा
प्रॉपर तरीके से वापस रिटर्न बैक हो रही है, और ये बहुत ही अच्छी है इन कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी के तुलना में। ठीक है। समय के साथ पॉलिसियां बदलती रहती हैं, बदलती जाएंगी और चेंज भी होते रहेंगे। ठीक है। मोबाइल के अंदर हमारे पास में आपको मालूम है 2G आया, 2.5G आया, फिर 2.73G, उसके बाद 3G, 3.5G, और आपका एक LTE आ गया। अभी जो आपका जो सेवा रिलायंस जियो या दूसरी जो कंपनी दे रही है वो 3.59G है, लेकिन BSNL जो 4G सेवा दे रही है वो एडवांस लगा रही है, और ये फोर। अभी आपको क्या लगता है कि रिलायंस जियो ने 5G दे दिया है? बिल्कुल 5G नहीं दिया है, उन्होंने इसको अपग्रेड किया है। जब उन्होंने 4G को, जब 4G नहीं थी तब उसको 4G बोल के दे दिया उन्होंने। भाई 3.9 को बोलना लॉजिक सी बात है कि बोल के दिया जा सकता है, कोई मना नहीं है। अब कोई चीज मैं एक सिंपल सी बात करूंगा। मान लो नीरज, आप अनम्यूट हो जाए 1 मिनट के लिए। यस सर। मान लीजिए कि आपके पास में आपने एक बहुत बढ़िया लैपटॉप खरीदा, ठीक है ना, और यस एकदम सर। नया, और अपने हॉस्टल में लेके आए और अपने दोस्तों को दिखाया कि देखो आज हमने करीब 70,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अपने दोस्त को दिखा रहे हैं। अब दोस्त तो दोस्ती होता है, वो देखा और उसने टीवी खोल के दिखाया कि देखो टीवी पे, और टीवी पे हमारे मोदी साहब अपने चिरपरिचित अंदाज में, मित्रों ये जो नीरज जी ने लैपटॉप खरीदा है ना, ये इनके सभी कॉलेज के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा। क्या बोला उन्होंने? फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा। और जिन्होंने नया खरीदा है, जैसे नीरज जी ने खरीदा, तो इनको तो मिलेगा नहीं। तो आप पहले तो अपनी प्रतिक्रिया बताएं, आपको कैसा फील होगा? तो सर काफी लगा, वो लॉस हो गया मेरा पूरा। लॉस हो गया, लेकिन आप लैपटॉप के साथ क्या करेंगे? फेंक देंगे, तोड़ देंगे, क्या करेंगे? आप रखना पड़ेगा, फेंक तो नहीं सकता। फेंक तो सकते ही नहीं ना, उसका यूज तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं बस सामान खरीद लिया तो ये तो संभव ही नहीं है कि मैं उसे फेंक दूं, तोड़ दूं। दैट इज वन टाइम, ऑलवेज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ठीक है। मैंने एग्जांपल क्यों लिया? रिलायंस ने ऑलरेडी, रिलायंस हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी उन्होंने LTE लगा चुके हैं, और उनकी सेवा ये है। उन्हें जब पता चला कि BSNL इंडिया में एक 4G ला रहा है, प्योर 4G ला रहा है, ठीक है, और इंडिया में एक ला रहा है, ठीक है, तो नो डाउट कि इनसे तो बेहतर ही है 4G इनकी। ठीक है। तो और पूरी चीज नहीं लगा रहा है। ठीक है। तो जब ये सेवा आ जाएगी और इनको अगर मौका, ये आगे नहीं बढ़े, तो कस्टमर की तो आदत है, जहां कम पैसे में अच्छी चीज मिले उधर भाग लेगा वो। ठीक है ना। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी पिछले साल ही, एक वही काम 3-4 महीने के अंदर हुआ है। सर ये तो ला रहा है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कस्टमर भाग जाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम पहले आपको 5G के लाइसेंस दे रहे हैं, आप 5 लाइफ ये जो सेवा है, इसको अपग्रेड कर दीजिए। तो लाखों रुपए का, करीब 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख करोड़ रुपए के पास में पैसे खर्च किया है रिलायंस ने। तो ये इसको उखाड़ के नहीं फेंक सकता, जैसे कि आपका लैपटॉप है। अब इसको अपग्रेड करेगा, अब इसी लाइन को अपग्रेड करेगा, और ये आपका 4.6G तक अपग्रेड होगा। ये लाइन कितना होगा, और इसी को वो 5G के नाम से दे रहा है। तो अभी आप महसूस करेंगे, फोन में कोई भी नहीं कह रहा सिम ले जाओ, या भी कह रहा फ्री में कर दो या ई सिम लगा दो, दुनिया भर की कई चीजें बता रहा है। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाते हैं, तो सिर्फ उसको अपग्रेड कर रहा है, और वो 4.6G तक ही अपग्रेड कर सकता है, और उसी को 5G के नाम से। पब्लिक को क्या पता? पब्लिक को तो देख रहा है भाई 5G लिखा हुआ आ रहा है, अपग्रेड आ रहा है, थोड़ी बहुत तो फर्क तो पड़ेगा, उससे तो खुश हो जाएगा। तो सारी पब्लिक इधर की तरफ मूव करेगी। अब BSNL इसको लगाने में लगा हुआ है, और BSNL का ये जो 4G लगा रहा है, अपग्रेड होकर 4.96 तक जाएगा ये। तो नो डाउट कि BSNL का जो 4G है ना, वो इसके टक्कर, जब 4G भी लोगे ना तो इसके बराबर ही महसूस होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें लड़ाई चलती रहेंगी। तो ये तो समझ में आ गया कि BSNL 4G इंडिया में एक बन रहा है, जो अभी उम्मीद है कि दिसंबर या अगले मास तक पूरी तरह से सबके हाथ में आने लगेंगे। जो भी सिग्नल इश्यूज हैं वो भी सारे धीरे धीरे खत्म होने जाएंगे, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है, समय तो लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो कई गुना बेहतर सेवा होगा इंडिया में, आपका बाकियों की टेक्नोलॉजी से बेहतर, एडवांस कह सकते हो, एडवांस होगा वो। ठीक है। तो अपने आप में वो मूव करेगा। ठीक है। तो ये मूवमेंट है हमारे एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में, मोबाइल के केस में, लोकल कनेक्टिविटी के केस में। बाकी जो पीछे का बैकग्राउंड है ऑप्टिकल फाइबर है, लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अभी जो हमारे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में डीटेक्स लगाए गए थे, वो पुरानी व्यवस्था थी।
अब उसको भी अपग्रेड। तो सैम पेट्रोदा जी का रियली में आप चाहते हो सन 2005 में उन्होंने जब ये सफल हो गए ना ब्रॉडबैंड लगाने में और 3G लगाने में सफल हो गए, उन्होंने कहा भाई हमारी इंडिया की पब्लिक है इंटरनेट फुल यूज करेगी नो डाउट, अब आपको उसको पूरी सेवा देनी है, सबको आराम से मिल जाए। एक तो आप सबको प्राइवेट कंपनी को ओपन करेंगे, दूसरा आपको एक जो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो लाइन व्यवस्था है, आप फाइबर में तो कोई दिक्कत नहीं, फाइबर तो ही रहेगा, लेकिन जो सिस्टम लगा है ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। तब उन्होंने शुरू किया, एक नई व्यवस्था लगाई और उन्होंने टेलीफोन का नया नाम दिया डेटा नेटवर्क। और डेटा नेटवर्क के अंदर उन्होंने कहा कि जो हमारी व्यवस्था होगी वो नए तरीके से होगी, जो अभी कंपेयर करेंगे। उन्होंने यूज किया राउटर। अब आप में से बताइए राउटर कितने लोगों ने देखा है? राउटर के बारे में हम बात करते हैं, ये राउटर कितने लोगों ने देखा? चैट में मैसेज करके बताएं राउटर देखा है, यस या नो, और देखा है तो कहाँ देखा है, दोनों चीजें आप लोग चैट में लिखिए, आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी और ये लाइन भी क्लियर हो जाएगी। क्या आप सभी लोगों ने राउटर देखा है या नाम सुना है, यस या नो? राउटर देखा है, नीरज ने, देसी ने, दिव्यम, दीप्ति, उसी सभी ने देखा है। तो मुझे बताए कहाँ देखा है? प्रीति आपने राउटर कहाँ देखा है? अनम्यूट होकर बता दीजिए प्रीति। यस सर। कहाँ पे देखा आपने राउटर? सर कॉलेज में देखा है। कॉलेज में देखा है? चलिए ठीक है। घर में भी है एक, मतलब किसी के घर में जस्ट देखा होल्ड है। करिए। हर्षिता, आपने भी बोला कि आपने राउटर देखा, आपने कहाँ देखा है? बस एक बार आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ। घर में भी, कॉलेज में भी, बाहर देखे, घर बात में है। घर में भी होता है? कितने लोग घरों में राउटर लगे हैं बता सकता है कोई? आदिति, आपके घर में राउटर लगा है? नहीं सर। नहीं? अच्छा एक काम करो, शैलजा आप अनम्यूट हो जाइए। आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? यस सर। और कभी खाया भी होगा जहां तक मैं समझता हूँ। यस। तो आप मुझे ये बताओ, सिंपली बताओ, टाइगर बिस्किट में टाइगर खाते हैं या बिस्किट खाते हैं? बिस्किट सर। बिस्किट ही खाते हैं। टाइगर इज द कंपनी का नेम। म्यूट कर यस लीजिए। सर। आप म्यूट ही रहिए, नहीं तो पीछे से रिकॉर्ड हो जाएगा म्यूट में, कोई बात नहीं, मैं बोल, चलिए कोई बात नहीं, मैं सिंपली मैं बोलता हूँ तो रिकॉर्डिंग साफ है। देखिए जो आपका वो होता है राउटर, जो रियल में राउटर होते हैं ना, ओरिजिनल राउटर होते हैं, उसकी कीमत कम से कम 2016 तक 5 लाख से ऊपर ही होते थे, 5 लाख एंड अबव। घर में लगा होता है वो बेसिकली राउटर नहीं होता, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, यानी कहने के लिए राउटर है लेकिन वो राउटर नहीं होता। क्यों? बिल्कुल इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया टाइगर बिस्किट का। बेसिकली वो बिस्किट है, टाइगर कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है, ठीक है ना? तो टाइगर नाम लगा दिया उसी तरह से घर में जो लगा वो मॉडेम था, वाईफाई था, आगे हमने राउटर लगा दिया। हिंदुस्तानियों की आदत होती है आधा शब्द खा के खत्म कर देना, ठीक है? तो राउटर, वाईफाई, राउटर, मॉडेम, ठीक है? तो हमने क्या किया, वाईफाई और मॉडेम खा दिया, कह दिया घर में लग गया। तो भैया वो एक दो दो हजार 5-5 हजार का जो भी मिलता है वो बेसिकली वो वाईफाई और मॉडेम है। राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई है। राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। अगेन आई रिपीट, राउटर इज अ वेरी बिग डिवाइस, अनदर नेम इज द मिनी सुपर कंप्यूटर। अगर उसके कुछ क्वालिटी किसी डिवाइस के अंदर डाल दिया जाए तो राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच कहलाते हैं, ठीक है ना? तो उसी तरह से जब सैम पेट्रोडा जी ने ये कहा कि उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कि सर अगर आप वास्तव में ये चाहते हो कि पूरी दुनिया में इंटरनेट फैल जाए और इंडिया के अंदर एक एक घरों में जो आज व्यवस्था है, उस समय सोच लिया था, सोचिए कितना बड़ा विजन है सैम पेट्रोडा जी का। उनके एक थिंकिंग पे कि ये आप चाहते हो कि हर एक आदमी के हाथों में मोबाइल हो, रिक्शा वाले तक के हाथ में मोबाइल हो, कम्युनिकेशन व्यवस्था हो। तो अभी हमने ये देख लिया कि इंटरनेट इंडिया में चलेगा लेकिन इस लाइन पे नहीं चल सकता, आपको एक नई व्यवस्था करनी पड़ेगी।
और राउटर और नए नेटवर्क की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उनके कहने पर ही उन्होंने राउटर का इस्तेमाल किया। और इंडिया के अंदर 3 राउटर पहली बार लगाए गए, 3 कैटेगरी, सब राउटर एक है एफिशिएंसी के हिसाब से, उनके पैसे और रेट। एक को बोला उन्होंने कोर राउटर, एक को बोला प्रोवाइडर एज, एक को बोला कस्टमर एज राउटर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही स्कूटी खरीदते होंगे, 80 सीसी का भी स्कूटी आता है, 100 सीसी का भी आता है, और आपका 1000 सीसी के भी स्कूटी आते हैं। बस फर्क क्या है, पैसों का और एफिशिएंसी का फर्क होता है। तो उसी तरह राउटर ऑल आर द सेम, बट जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट है, लोड है, उसके हिसाब से हम करते हैं। तो जो पहला राउटर है, जो कोर राउटर, आपके सामने रियल नेटवर्क है आपके स्क्रीन पे, ये कोर राउटर लगाए गए। ये कोर राउटर इंडिया के कहाँ कहाँ लगाए गए आपके सामने है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, एक कोर राउटर। और एक राउटर उस समय जो हमने लगाए थे 2 करोड़ रुपए के थे, 2 करोड़ रुपीज का। और ये सब आपस में जोड़े गए ऑप्टिकल फाइबर से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है ना। और ये जो आपस में से बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर कोई एक फाइबर कट जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे तरीके से दूसरी तरफ चला जाता है। आपने सुना भी होगा मैश, स्टार, ब्रिज, ठीक है। तो ये मैश है कि कोई भी एक जैसे चल जाए। तो ये जो कंपनी, इसको एमपीएलएस लाइन भी बोलते हैं। और ये कंपनी, ये जो नेटवर्क है, ये कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती। हाँ, भले गवर्नमेंट ने कहा पीपीपी मॉडल जरूर यूज करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि आप जहाँ पे प्राइवेट पैसा यूज किया, बट कभी देंगे नहीं। इसके बाद दूसरा जो राउटर यूज किया गया, जो इनसे जोड़ा गया, वो आपका प्रोवाइडर एज राउटर है। इसको हम लोग आईएसपी राउटर भी कहते हैं। आईएसपी राउटर कहाँ पे होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं ना इसको। या तो बीएसएनएल यूज करेगा, रिलायंस बनाएगा, जो भी कंपनी लाइसेंस लेते अपना लगाती है। तीसरा राउटर होगा कस्टमर एज राउटर। आपके कॉलेज में सभी को इंटरनेट व्यवस्था दी गई होगी, तो आपके कॉलेज में जो व्यवस्था दी गई इंटरनेट की, उसमें आपका कस्टमर एज राउटर लगाया गया, ठीक है। और उससे फिर हमने एक केबल निकाला और स्विच लगा, एक स्विच से हम दूसरा स्विच लगा सकते हैं, और दूसरा स्विच से हम तीसरा स्विच लगा सकते हैं, और इससे हम कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। रिलायंस पहली कंपनी थी जिसको बीएसएनएल ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दी इस पे हम नई लाइन का इस्तेमाल करने के लिए। उसने क्या किया, यहाँ पे टावर लगाया और कस्टमर को जोड़ दिया, और इसकी जो सेवा दी उसको उन्होंने फर्स्ट टाइम नाम दिया 4G। तो रिलायंस पहली कंपनी थी जिसपे इस वाली लाइन की खासियत क्या है कि इस पे इंटरनेट फर्स्ट और टेलीफोन सेकेंडरी। पहले क्या था, बात करना फर्स्ट था, टेलीफोन की व्यवस्था सेकेंड शुरू की गई थी। तो ये नया नेटवर्क है आज की डेट में, ये इसमें राउटर का प्रयोग किया जाता है, राउटर और स्विचेज। अब बहुत ही सिंपल हो गया है सारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा बेसिक नेटवर्क के बारे में आपको आइडिया दे दिया, कल हम लोग फिर मिलते हैं। आधे घंटे की शुरुआत का है, तो थोड़ा सा मुझे संभल के चलना पड़ेगा ताकि आपको ध्यान रहे। अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने डे 1 में आपको हमारे जो डिवाइस थे, सिंपल डिवाइस से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस तक का सफर तय किया है। मेटावर्स और क्वांटम की दुनिया में मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया, जिसमें टेलीफोन की जो रियल व्यवस्था थी, रियल पिक्चर थी, वो हमारे कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो हमने आपके सामने रखा। समय बदला, आज के ज़माने में जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब पुरानी चीज़ हम उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते, तो उस पर कुछ नया अरेंजमेंट, यानी जो फाइबर तो लगे पड़े थे, बस इन डिवाइसों को चेंज करना था और एक नए नेटवर्क को नए तरीके से जोड़ना था। तो उसमें हमने राउटर और स्विचेस का प्रयोग किया, जो आज के सेशन में मैंने आपको सामने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका जो अब अगला जो पार्ट है, जिसमें हम 2 से 3 पार्ट हम रखेंगे, जिसमें थोड़ा थ्योरेटिकली रहेगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली बनाकर कैंपस के अंदर पूरी कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन कराया जाता है, पूरा का पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो अभी को आपको में से किसी को पूछना है, कोई क्वेश्चन मार्क हो तो आप पूछ सकते हैं। यानी कोई कंफ्यूजन हो, इतना तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग अगेन टुडे एंड सी यू ऑल अप टुमारो। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।